Hello students, welcome back to our channel General Studies with अनूप के वर्मा। हम लोगों ने शुरू किया था एक सीरीज एक्सप्रेस क्वेश्चन सीरीज के नाम से, जिसके अंदर हम यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे थे। वन लाइनर क्वेश्चंस को किया था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है मैंने इस पार्ट के अंदर। अब हम करेंगे बेसिकली एक्सप्रेस क्वेश्चन सीरीज तो रहेगी ही हमारी, बट हम यहाँ पर बात करेंगे विद सब्जेक्ट्स वाइज। जैसे आज की सब्जेक्ट है हमारी जनरल साइंस, तो जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। और उन क्वेश्चंस के साथ में, जैसे ही मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन दिखाने के बाद, क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। आप जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप इसको प्रीमियर के टाइम पर देख रहे हैं या फिर आप बाद में देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पॉज टाइम में 10 सेकंड के टाइम में उसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि बेसिकली ये आपका एक तरीके से मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, ताकि जब वो गैप टाइमिंग है ना, तो आप जब आंसर उसमें लिख देंगे और फिर मैं आफ्टर 10 सेकंड आपको उस क्वेश्चन का आंसर विद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका बताऊंगा, तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। और ये सीरीज़ बेसिकली हम जो डाल रहे हैं, ये आपको हर रोज़ शाम को इन द नाइट बेसिकली 9:30 इवनिंग में 9:30 पर आपको अवेलेबल होगी इन द फॉर्मेट ऑफ प्रीमियर। ठीक है, प्रीमियर हम इस सीरीज़ का हर रोज़ रात 9:30 बजे रहेगा इसका। आप तैयार रहें इसके लिए, ठीक है। और हम फोकस करेंगे बेसिकली यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। जुलाई के मंथ में आपके 3 एग्जाम्स हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से। एक तो लेखपाल है और 2 असिस्टेंट वाले कुछ एग्जाम्स हैं, और उसके बाद अगले महीने अगस्त के अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम है। तो और भी कई सारे जो भी एसएससी यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जिसके अंदर स्पेशली जीएस आती है, उसको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और हम सीरीज को डिवाइड किया है हमने बेसिकली सब्जेक्ट वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जैसे हिस्ट्री लेंगे या ज्योग्राफी लेंगे या किसी, तो यहाँ पर देखिए जो हम पार्ट्स यहाँ पर लिखेंगे, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पर मैंशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। यहाँ पर देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको 10 सेकंड देता हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो देखिए क्वेश्चन था आपका, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 जून को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है 5 जून। ठीक है, तो 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, और इस साल देखिए 5 जून की बात कर रहे हैं, अभी कौन सा महीना चल रहा है आपका, जून का महीना चल रहा है। तो आपको लोगो यहाँ पर इस तरीके से सिंबल आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। और हर साल मनाया जाता है 5 जून को। और 2022 के अंदर जो सेलिब्रेट किया गया जून के महीने में, तो यहाँ पर थीम जो आती है यहाँ पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। वो थीम है यहाँ पर ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ इज द थीम फॉर दिस ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, और इस बार का जो इवेंट है इसे ऑर्गेनाइज किया था किस कंट्री ने, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली कंट्री थी स्वीडन। स्वीडन, ठीक है। और अगर जो हम बात करें तो हमारी हो गई 2022 की। इफ़ इन केस क्वेश्चन पूछा जाए 2021 से, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 2021 के अंदर इस जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसकी जो थीम थी बेसिकली, वो थी आपकी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। दैट इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इंपॉर्टेंट है, दोनों ईयर्स का ध्यान रखें। और इसको ऑर्गेनाइज किया था पाकिस्तान ने। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप सो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने बताया, फिर 10 सेकंड का आपको टाइम दिया, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आंसर और उसका डिस्कशन करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। जो यूएनईपी है, जो लोगो इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। चलिए
आंसर की बात करें तो यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है ये आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, नैरोबी के अंदर। नैरोबी केनिया में है। नैरोबी कहाँ पर है, केनिया के अंदर। ठीक है, तो केनिया में इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। ये एक यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करती है दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों के साथ में ऑन द इशू ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर जो पॉलिसीज़ बनानी है या प्रैक्टिस करनी है, उन सब चीज़ों पर जो है बात करती है आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन यूएनईपी। और ये एक चीज़ और पूछी जा सकती है यहाँ पर कि यूएनईपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है। हेड बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो हैं एंगर एंडरसन। एंगर एंडरसन जो है यहाँ पर कौन है, प्रेसिडेंट है आपके यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, केनिया, नैरोबी के अंदर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही आपके साथ, बट यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट है अभी से। तो देखिए इसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को, दिस इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, अब ये हुआ क्या था, एक ट्रेजिडी हुई थी। आपको याद होगा कि भोपाल गैस ट्रेजिडी, आपने नाम सुना होगा, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजिडी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी ये हुई थी उसके बाद जब ये घटना हुई तो उसके बाद ये फील हुआ कि भाई एक एक्ट लाना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और ये लाया गया था 1986 के अंदर। अब इस एक्ट को भारतीय संविधान के अंदर किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत ऐड किया गया है, वो है आर्टिकल नंबर 253। ठीक है, आर्टिकल 253 के तहत जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, आफ्टर द ट्रेजिडिक इंसिडेंट्स ऑफ भोपाल गैस। ठीक है, और ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है एक बड़ी चीज़ है, दिस इज अ बिग थिंग। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, वो सारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के इंक्लूडिंग आती है। मतलब ये एक बड़ा ट्री है, दिस इज अ बिग ट्री, दिस इज बिग ट्री। और इस ट्री के अंदर जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं, तो इसे कहते हैं अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज। दो डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है वो क्या कहलाता है, आपको बताना है इनमें से, उन ऑप्शंस में से। इको टाइप, इकोस्फेयर, अकार्ड या इकोटोन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज को कहा जाता है इकोटोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। इकोटोन बेसिकली ट्रांजिशन एरिया वो एरिया है जहाँ पर वेजिटेशन बिटवीन द टू बायोम्स, जैसे फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स, इसके बीच में आपको एक डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। मतलब अगर जो कभी आप फॉरेस्ट या हिली एरियाज में कभी विजिट किए हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एरिया देखने को मिलेंगे ग्रासलैंड्स की, बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं, और कुछ एरिया जैसे आपका फॉरेस्ट है, बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, लंबी लंबी झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पर बेसिकली एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज भी अलग अलग देखने को मिलती हैं, तो उस ट्रांजिशन जोन को बेसिकली उसे कहा जाता है इकोटोन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10% लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस। 10% लॉ जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। अब देखिए ये ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन पढ़िए, एक बार ट्राई करिए कि क्या आंसर होता है, फिर मैं आपके साथ बताता हूं। तो देखिए 10% लॉ जो होता है ये होता है आपका बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज अ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट जो है ना 10% लॉ वाला, ये इंट्रोड्यूस किया गया था रेमंड रेमंड लिंडेमैन ने। ठीक है, रेमंड जो आपका एक कपड़े का ब्रांड आता है, आपने नाम सुना ही होगा, है ना। रेमंड लिंडेमैन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था फॉर द ट्रांसफर ऑफ वन एनर्जी लेवल
या फिर कह लीजिए आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। इसमें क्या हो रहा था कि जो फूड है, मतलब देखिए अगर जो हम बात करें फूड कंजप्शन की, तो जो आपके हर्बीवोरस है, जो प्लांट्स खा रहे हैं, जो एनिमल्स या जो स्पीसीज प्लांट्स खाते हैं, जितनी उनको, जैसे गोट है, गोट ने क्या खाया, ग्रास खाई, घास खाई, और फिर गोट को किसने खाया, भाई एनिमल ने खाया, मतलब जैसे मान लीजिए लॉयन ने खाया। तो यहाँ से जो एनर्जी यहाँ इसको खाने, ग्रास को खाने से इसको जो एनर्जी मिली, उसका 10% हिस्सा जो है वो जाता है यहाँ पर। तो मतलब एक जो एनर्जी है फूड खाने से अगली स्पीसीज के अंदर, या अगला व्यक्ति जो फूड को खाएगा, कंज्यूम करेगा, तो वहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो देखने को मिलता है 10%। तो यही है बेसिकली 10% लॉ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। कौन सा एरिया जो है, अरावली हिल्स, ईस्टर्न घाट्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स या वेस्टर्न घाट, इनमें से कौन सा एरिया जो है वो हॉट स्पॉट कहलाता है बायोडाइवर्सिटीज के लिए। तो देखिए हॉटस्पॉट यहाँ पर कहलाता है आपका वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो आपका ये इंडिया है, साउथर्न इंडिया की हम बात करें, अरावली हिल्स आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर आपका आता है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ये वाला है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ये हैं आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, दैट इज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आपका ये वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपको बायो हॉटस्पॉट, मतलब बहुत ही वेराइटी ऑफ जो डाइवर्सिटीज़ है, इंक्लूडिंग इन द प्लांट स्पीसीज के अंदर या एनिमल स्पीसीज के अंदर या एक्वेटिक लाइफ के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर। और साथ में जो ईस्टर्न हिमालयाज वाला पार्ट है, जो मतलब अब ये कह लीजिए कि ये जो आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, या फिर आप बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, वहाँ पर आपको बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज़ मिलती है देखने को। ठीक है, बट यहाँ पर वैसे ये वाला ईस्टर्न हिमालयन वाला रेंज की बात नहीं कही गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर कोरल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मूवीज़ में आपने देखा होगा, मूवीज़ या किसी सीरियल्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा एरिया होता है समुद्र के आसपास का, जहाँ पर आपको समुद्र के अंदर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो आपको डायरेक्टली विजिबल होते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ स्पीसीज आपको देखने को मिलती है, उसे कहते हैं हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, स्पेशली केरला वाला जो आपका जोन बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक इज कंसर्न विद विच ऑफ दिस। देखिए ये आपकी बुक है, रेड डाटा बुक। ठीक है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस रीड करिए, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो देखिए रेड डाटा बुक जो है ये आपकी कंसर्न करती है बेसिकली ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स, मतलब फेसिंग द डेंजर इन द एक्सटिंक्शन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द प्लांट्स और लिविंग, मतलब जो आपके प्लांट्स वाली स्पीसीज है, और या फिर आप बात कर लीजिए कि वो एनिमल्स वाली स्पीसीज है, रेप्टाइल्स वाली स्पीसीज है, किसी भी स्पीसीज को जो एंडेंजर्ड है या भी मतलब डेंजर में है, खतरे में है, वो अगले 5 साल में, 10 साल में एक तरीके से विलुप्त हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि डायनासोर हुआ करते थे हजारों साल पहले, अब आज की डेट में तो नहीं है ना। ठीक है, हाँ, कुछ जगह ऐसा आप देखने को मिलता है, न्यूज़ में आता है कभी कभी कि डायनासोर के अंडे वहाँ पर पाए गए हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, बट हम उनकी बात नहीं करते हैं, बट हम बात करेंगे जो स्पेशली स्पीसीज़ के बारे में, ऐसी एक्वेटिक एनिमल्स या फिर लैंड एनिमल्स जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपका नाम दिया गया है इस बुक के अंदर। इस बुक के अंदर लिस्टिंग की गई है कि ये, और कैटेगराइज किया गया है कि भाई कौन सी चीज़ जो है वो कितनी जल्दी से ख़त्म हो रही है, कितनी जल्दी से विलुप्त हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक जो है ये बेसिकली बात करता है किसके बारे में, थ्रेटन्ड स्पीसीज के बारे में। थ्रेटन्ड मतलब, थ्रेटन क्या होता है भाई, धमकी देना। धमकी मतलब एक तरीके से डर के माहौल में, या एक तरीके से खत्म होने की कगार पर, या ऐसी स्पीसीज जो शायद आपने तो देख ली है, बट शायद जो आपके बच्चे आएंगे या आपके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उन स्पीसीज को ना देख पाए, है ना। तो वो सारी स्पीसीज यहाँ पर मेंशन की जाती है। ठीक है, और ये ग्लोबली चीज़ है जिसमें दुनिया भर की हर जगह के, ऐसा नहीं कि इंडिया के डाटा यहाँ पर आएगा, दुनिया में जो स्पीसीज जहाँ पर पाई जाती है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और इसे पब्लिश कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
पब्लिश करता है इसको IUCN। ठीक है, अब ये IUCN क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। IUCN होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब एक ये भी एक ऐसी संस्था है जो कि इंटरनेशनली इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज इन द सेंस कि बहुत सारे देश जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वायरमेंट को बचाने के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। बेसिकली गैदरिंग डाटाज, एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड वर्क, एडवोकेसी या एजुकेशन या अवेयरनेस, इस तरीके की कैंपेन्स जो है वो IUCN के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं IUCN के वो कहाँ पर हैं, ग्लैंड के अंदर, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो फाउंडेशन बेसिकली 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो CEO हैं यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, वो हैं ब्रूनो ब्रूनो ओब्रेले। ब्रूनो ओब्रेले इज द CEO। ये क्वेश्चन भी कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखें इन सभी चीज़ों को। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और रह गई यहाँ पर कि ये जो आपका IUCN है इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है IUCN का, दैट इज यूनाइटेड फॉर लाइफ, लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो दिस इज द मोटो ऑफ द IUCN। रेड डाटा बुक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड हमने कुछ और फैक्ट्स को भी दिखाया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थराइटिस से रिलेटेड। अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे जॉइंट्स हैं, घुटने, बेसिकली पैरों के घुटने जो होते हैं, उनमें कौन सी चीज़ डिपॉजिट होती है जिसकी वजह से अर्थराइटिस नाम की जो बीमारी है वो होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, just have a look and try to attempt the question। तो देखिए अर्थराइटिस जो है वो किसके एक्युमुलेशन से होता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा यूरिक एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूरिक एसिड। अब अर्थराइटिस क्या होती है, एक तरीके से इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स होता है, इसे कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, देखिए इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होगा, एक तरीके से ना जलन पड़ना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वैसे तो इन टर्म्स में अगर जो आप कहें कि ग्रीस खत्म हो गई, ग्रीस कम हो गई, कहा जाता है ना देसी भाषा में कि ग्रीस कम हो गई जिसकी वजह से घुटनों में दर्द हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फीलिंग होती है ना, एक जलने वाली फीलिंग होती है, जैसे आग लगी हो या कहीं जल जाते हैं, बर्निंग इफेक्ट जो होता है, बर्निंग इफेक्ट शो करता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है के फॉर्म में जमा हो जाते हैं। बेसिकली यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये जमा हो जाते हैं जॉइंट्स के बीच में, जिसकी वजह से आपको क्या दिक्कत होती है, अर्थराइटिस की दिक्कत होती है। ठीक है, जिसमें पेन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, कई बार पैरों में स्वेलिंग्स भी आती है, पेन्स भी आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। जो अल्कोहल बॉडी में जाता है, मतलब जो आप जिसे आप लिक्विड अल्कोहल कहते हैं, दारू कहते हैं, या जो भी आप इसको बहुत सारे नाम लेते हैं, या फिर आप जैसे कंज्यूम करते हैं जो आपकी कफ सिरप्स होती है उसके अंदर भी कुछ अल्कोहलिक सब्सटेंसेस होते हैं, जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करने वाला काम जो है वो बॉडी का कौन सा हिस्सा करता है, लीवर करता है, हार्ट करता है, लंग्स करती है या किडनी करती है, आपको ये बताना है। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो देखिए ये डिटॉक्सिफिकेशन वाला जो काम है ना ये करता है लीवर। ठीक है, तो जैसे नहीं कहता है कि भाई ज़्यादा दारू पियोगे, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो लीवर खराब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर रहेगा लीवर, क्योंकि लीवर पर ही सारा लोड पड़ता है डिटॉक्सिफिकेशन करने का, मतलब उसको साफ करने का, क्लीनिंग का। जब ज़्यादा लोड पड़ेगा उस पर तो क्या होगा, वो जल्दी खराब हुई। सिंपली ये बॉडी भी है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी लाइफ जो है वो कही जाती है 70 ईयर्स या 100 ईयर्स आप अप्रॉक्सीमेटली अगर जो कहते हैं, बहुत कम लोग 100 तक क्रॉस कर पाते हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि भाई बॉडी एक तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है। तो किसी पार्ट को अगर जो ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फंक्शन करना पड़ेगा उसकी लिमिट से ज़्यादा, तो क्या है वो उसकी लाइफ जो होती है ना वो जल्दी ख़त्म होती है। तो वही काम यहाँ पर है कि अल्कोहल को ज़्यादा कंज्यूम करने से या उसको डिटॉक्सीफाई करने पे इफेक्ट पड़ता है लीवर पे। ठीक है, और लीवर जो है वो उसको डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में हेल्प करता है। किसकी हेल्प से, डिटॉक्सीफाई तो करता है भैया, बट यहाँ पर जो है हेल्प लेता है ये किसकी, एंजाइम्स की, हेल्प लेता है, और प्लस ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन और एंजाइम्स की हेल्प से ये डिटॉक्सीफाई करता है।
और एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है यहाँ पर, उस एंजाइम का नाम है आपका ADH। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। ADH क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर ADH होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ADH अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ADH ये ब्रेक डाउन कर देता है किसको, अल्कोहल को, किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड, और फिर बाद में दूसरा एंजाइम जो होता है इसके अंदर, मतलब और जो दोबारा से ये एंजाइम रिएक्ट करता है उसके साथ में, तो एसिटाल्डिहाइड को वापस से बाद में एसीटेट की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और फिर फर्दर इसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर इसको आप रिएक्शन के टर्म्स में याद करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ लिखते हैं अल्कोहल, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ फिर लिखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए अल्कोहल जो है, अल्कोहल की जो रिएक्शन हुई किसकी प्रेजेंस में, ADH क्या था आपका, ये है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, दैट इज ये कन्वर्ट करेगा एसीटैल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड, ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान मत जाइएगा, वर्ड पर देखिए, एसीटैल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद ये ALDH वापस से, मतलब जो एंजाइम बचा कुचा होगा वापस से वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एसीटेट के अंदर, एसीटेट में, और एसीटेट के बाद फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैसिड फॉर्म में निकल जाता है, वाटर आपका थ्रू द यूरिन बाहर बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शनिंग रहती है बेसिकली अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना डेंगू से रिलेटेड, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, जो वनडे एग्जाम्स आपके ग्रुप सी ग्रुप डी के होते हैं, तो अक्सर ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, डेंगू फीवर इज कॉज्ड एंड ट्रांसमिटेड टू अनदर ह्यूमन बॉडी, बेसिकली किसकी वजह से होता है, और दूसरी बॉडी में गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसकी वजह से होता है। क्वेश्चन के कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द आंसर देने की कोशिश करिए इसकी। चलिए देखिए, ये एक्चुअली कॉज होता है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली वर्ड मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये वायरस होगा, ठीक है, वीर नहीं होता, वायरस, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए VIRUS, ठीक है, वायरस है ये, यूएस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो देखिए वायरस एंड वायरस की वजह से होता है, डेंगू क्या है, वायरस की वजह से होता है, दिस इज अ वायरस कॉज, नॉट बैक्टीरिया फंगी या प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता, दिस इज अ वायरस कॉजिंग एजेंट, वायरस की वजह से डेंगू फीवर होता है। और इसके लिए जो ट्रांसमिटिंग मीडियम है, मतलब एक पर्सन को अगर जो डेंगू हो गया वायरस से, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये वायरस फैलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है फीमेल एंडीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एंडीज मॉस्किटो, ठीक है। इसका प्रिंसिपल ही अगर जो हम बात करें, एडीज इजिप्टी कहा जाता है इसे, ठीक है, एंडीज टाइप की ये मॉस्किटो है जो ट्रांसमिट करती है इस वायरस को वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और इसकी अगर जो हम बात करें कि सिम्टम्स की, तो इसके अंदर हाई फीवर आपको देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा एक हाई लेवल पे, हेडेक देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग होगी आपको, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होंगी, मसल पेन, बॉडी पेन जिसे कहते हैं, जॉइंट्स के अंदर भी पेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जब डेंगू होता है, ठीक है। और डेंगू में एक और चीज़ होती है कि नंबर ऑफ जो प्लेटलेट्स है बॉडी के अंदर, जो प्लेटलेट्स है ब्लड के अंदर, वो उनके जो काउंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट से डिक्लाइन होने लगते हैं, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स जो है यहाँ पर, प्लेटलेट्स, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो बहुत ही जल्दी ज़्यादा गिरने लगती है, डिक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। तो डेंगू फीवर के अंदर वायरस से होता है, फीमेल एंडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येलो फीवर इज स्प्रेडेड बाय विच ऑफ दीज, येलो फीवर जो है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो देखिए येलो फीवर की जब हम बात करते हैं, तो येलो फीवर आपका बेसिकली ये एक डिजीज है जो कॉज बाय येलो फीवर बेसिकली कि वायरस की वजह से होता है, ठीक है, दिस इज कॉज बाय द वायरस, ठीक है, वायरस की वजह से होता है, और ये स्प्रेड होता है बाय द जो आपका डेंगू कॉजिंग एजेंट है ना, मतलब जो फीमेल मॉस्किटो है जिसे हम कहते हैं एंडीज इजिप्टी मॉस्किटो,
वही येलो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, एंडीज इजिप्टी, ठीक है, यही जो मॉस्किटो है ये डेंगू को स्प्रेड कर रही है और साथ में क्या कर रही है, येलो फीवर को भी स्प्रेड करने वाला यही है। और ये भी क्या है, एक वायरस वाला फॉर्मेट है। ठीक है, वायरस की वजह से होता है, यहाँ पर वाटर एयर हाउस फ्लाइंग की वजह से नहीं होता। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार फ्रेम किए जाते हैं जहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन जनरेट करके ये दे दिया जाता है साथ में। तो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन में करेक्ट आंसर ये आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस वायरस की वजह से होता है। और ये जो डिजीज़ है ये आपका ट्रॉपिकल एरिया, जैसे स्पेशली हम बात करें कि अफ्रीका वाले जो एरिया, अफ्रीका जोन, वहाँ पर, और अफ्रीका के अंदर, और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका वाला एरिया है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का जो हिस्सा है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बेसिकली अगर जो हम बात करें, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी, जो ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर के नीचे जो साउथ वाला एरिया है, साउथ वाले एरिया के अंदर ये अफ्रीका और साउथ और सेंट्रल अमेरिका के अंदर ये बेसिकली येलो फीवर आपको देखने को मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोफोबिया। देखिए वर्ड जो होता है ना एंथोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, है ना। एंथो, किसी एंथो कोई चीज़ होती है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। एंथोफोबिया मतलब किसी चीज़ से डर, ये फलाना चीज़ है, कोई एंथो नाम की कोई चीज़ है, उसका डर है। ये किस चीज़ का डर है बेसिकली, ये पूछा है। ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो एंथ्रो है, एंथो, एंथो का मतलब होता है यहाँ पर फ्लावर्स। ठीक है, मतलब फूलों का डर। ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को किसी एलर्जी होती है ना, किसी किसी फूल से, मतलब किसी को रोज से एलर्जी है, किसी को लिली से एलर्जी है, या किसी भी फ्लावर से एलर्जी जो होती है, जिसकी वजह से उनको इरिटेशन होने लगती है बॉडी में, या छींकें आने लगती हैं, इस तरीके के जो इफेक्ट होते हैं, या डर लगता है बेसिकली एक तरीके से, जिससे वो परेशान हो जाते हैं, तो वो होता है आपका एंथ्रोफोबिया। और वो है आपका फ्लावर्स के लिए। ठीक है, फ्लावर से डर लगता है, जिससे एंग्जाइटी आपको देखने को होती है, एक तरीके से बेचैनी होने लगती है जब वो किसी पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में बात करते हैं, या कुछ लोगों को होता है ना सभी टाइप के, ऑल द टाइप्स ऑफ फ्लावर से एलर्जी होती है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए ये क्वेश्चन है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट गिव दी आंसर। तो देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, घेंगा, है ना। जो गला आपका होता है, नेक होता है, यहाँ पर एक बड़ा पार्ट आपको कई कुछ लोगों की बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक अलग से एक हैवी स्ट्रक्चर बॉडी में अलग से डेवलप हो जाता है गले के पास में। वो होता है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है आयोडीन। उसकी कमी अगर जो देखने को मिलती है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, थायराइड ग्लैंड, उसका एबनॉर्मल ग्रोथ आपको देखने को मिलता है आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम आर आई इज अ डायग्नोस्टिक टूल। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, बिल्कुल। एम आर आई का वर्ड आपने डेफिनेटली सुना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, मीनिंग पूछा गया है यहाँ पर। तो प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर। तो देखिए एमआरआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मेडिकल टर्म के अंदर कई सारी ऐसी जो टर्मोलॉजी है, उनके फुल फॉर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कई बार वो एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एमआरआई की फुल फॉर्म पूछी गई थी। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और ये एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसके अंदर यूज़ किया जाता है रेडियोलॉजी के अंदर, जिसमें एक एनाटॉमी और या फिजियोग्राफिकल प्रोसेस होता है बॉडी का, उसके अंदर पिक्चर्स ली जाती हैं, ठीक है, बॉडी की, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या रेडियो वेव्स के थ्रू जो इमेज है वो जनरेट की जाती है बॉडी के पार्ट्स की। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है या रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इन दोनों के इस्तेमाल से क्या बनाते हैं, जो इमेजेस बनाई जाती हैं बॉडी के पार्ट की। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बीएमडी टेस्ट इज हेल्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। बीएमडी टेस्ट जो है वो किस चीज़ के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मलेरिया, डेंगू, ऑस्टियोफोरोसिस या एड्स के लिए। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो देखिए जो बीएमडी टेस्ट है ये आपका एक्चुअली यूज़ किया जाता है
ऑस्टियोफोरोसिस के लिए, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। और BMD बेसिकली बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म की अगर जो हम बात करें, दैट इज बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहा जाता है इसे। इससे ये मेज़र किया जाता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा या अदर टाइप के मिनरल्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उनकी कितनी मात्रा बॉडी के अंदर है ना। कि भाई देखिए BMD टेस्ट से क्या हो गया कि बॉडी है, आपकी बॉडी है, बॉडी का वेट 70 kg है, 80 kg है, वट एवर द वेट, उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी के अंदर कैल्शियम या जो अदर मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम, बाकी चीज़ें जो हैं जो बॉडी के अंदर ज़रूरी हैं, उनकी मात्रा पर्याप्त है या नहीं है। स्पेशली यहाँ पर कैल्शियम के बारे में बात करते हैं और अदर मिनरल्स को भी हम यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस हेल्प से जो हम डिटेक्ट करते हैं बेसिकली ये जो ऑस्टियोफोरोसिस है, बेसिकली बोन फ्रैक्चर के केसेस में हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई बोन फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो इस टेस्ट को ज़्यादा किया जाता है कि भाई बॉडी को रिकवर करने में या बोन्स को वापस को जुड़ने में कितना टाइम लगेगा बॉडी को। ठीक है, और ये टेस्ट आपने जनरली आपने रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे जनरली देखा होगा, कैंप लगा के या कैनोपी लगा के लोग BMD टेस्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी वेट और ये सब चीज़ें आपकी बताई जाती है वहाँ पर, एक तरीके से रफली डाटा होता है वो डिजिटली। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस, जनरल साइंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस को हमने किया है। आई होप सो ये पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फिर कुछ टाइम दिया है और साथ में फिर बाद में हमने उस क्वेश्चन का आंसर और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को स्प्रेड करें भाई, सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं थोड़ा सा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।